डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीलीभीत में सीएम योगी ने किया सपा कांग्रेस पर हमला, कहा पाकिस्तान बनवाने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, साइकिल चलना बंद तो दंगा नहीं हुए। अयोध्या राम मंदिर चंदा मामले में जेल में बंद 8 आरोपियों की पैरवी से वकीलों का इंकार, फैजाबाद बार एसोसिएशन की बैठक में लिया गया निर्णय। रामपुर में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने राम मंदिर चंदा मामले में उठाई सवाल, ट्रस्ट और जांच पर साधा निशाना, राम मंदिर चढ़ावे को लेकर सरकार को लिया आड़े हाथ। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीलीभीत पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने 515 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही सीएम योगी ने 4693 विस्थापित परिवारों को भूमि का मालिकाना अधिकार दिया। सीएम योगी ने जिले के बरखेड़ा के पतरासा कुंवरपुर में जनसभा को भी संबोधित किया। सीएम ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के पास के कारण पाकिस्तान बना है। इसके अलावा सीएम योगी ने कहा कि जिन्ना मर गया होता तो विभाजन न होता, बंटवारे में लाखों हिंदुओं की हत्या हुई। मुख्यमंत्री ने पीलीभीत में आयोजित जनसभा के दौरान देश के विभाजन और नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस के पाप के कारण पहले बांग्लादेश बना और पाकिस्तान का निर्माण सत्ता की लालसा का परिणाम था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का बनना जरूरी नहीं था, बल्कि यह तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व की गलतियों का नतीजा था। उन्होंने कहा यदि उस समय कांग्रेस नेतृत्व दृढ़ता से खड़ा रहता तो जिन्ना अपनी मौत मर जाता और भारत का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन नहीं होता। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाजन के दौरान लाखों हिंदुओं का नरसंहार हुआ और बड़ी संख्या में लोगों को अपनी पैतृक जमीन भूमि छोड़नी पड़ी। उन्होंने कहा कि विस्थापित लोगों को उम्मीद थी कि जिस आधार पर देश का विभाजन हुआ उसी आधार पर उन्हें भारत में सम्मानजनक जीवन और शरण मिलेगी। योगी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने विस्थापित लोगों को कभी चिंता नहीं की। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इन दलों ने पिछड़ों, दलितों और वंचितों के मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आज डबल इंजन की सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून लागू किया, जिसके माध्यम से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध समुदाय के विस्थापित लोगों को नागरिकता देने का रास्ता खुला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब सीएए लागू हुआ तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने दिल्ली सहित कई जगहों पर इसका विरोध किया था, जबकि आज इसी कानून के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों की नीति हमेशा तुष्टीकरण पर आधारित रही है और देश के संसाधनों पर अधिकार को लेकर उनकी सोच विभाजन के बावजूद एक तरफा रही। योगी ने कहा कि वर्षों तक चली इस राजनीति का नुकसान उन लोगों को उठाना पड़ा जिन्हें विभाजन के बाद अपना घर छोड़कर भारत आना पड़ा। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, लंबे समय के बाद किसी सरकार ने सोचा कि विस्थापित हिंदू, बौद्धों, जैनियों, सिखों को भी भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से विस्थापित है, आप याद करिए, दिल्ली और देश के विभिन्न राज्यों में लंबे समय तक कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने आंदोलन किया था। आज जो ये सर्टिफिकेट वितरित हो रहे हैं, इसी के खिलाफ ये लोग आंदोलन कर रहे थे कि नहीं मिलना चाहिए। यानी इनका तो सबसे पहला उद्देश्य ही क्या है कि देश के संसाधन पर विभाजन के बावजूद पहला अधिकार मुसलमान का होना चाहिए, बाकी किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। यही तो इनकी कुत्सित चेष्टा थी, यही इनकी तुष्टीकरण की नीति थी, यही पाप ये जिंदगी भर करते रहे और उस पाप का खामियाजा हिंदू भुगतता रहा। राम मंदिर चंदा मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों की पैरवी से फैजाबाद बार एसोसिएशन ने दूरी बनाने का फैसला किया है। एसोसिएशन ने कहा कि इन आरोपियों की जमानत या बचाव के लिए कोई भी अधिवक्ता अदालत में पक्ष नहीं रखेगा। फैजाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष
कालिका प्रसाद की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में वकीलों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि मामले में आरोपी बनाए गए लोगों की कानूनी पैरवी नहीं की जाएगी। बैठक में कुछ सदस्यों ने मांग की कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय को अयोध्या छोड़ना चाहिए। उन्होंने ये चेतावनी दी कि यदि 3 दिन के भीतर ऐसा नहीं किया गया तो व्यापक विरोध किया जाएगा और अयोध्या बंद करने की बात कह दी गई है। इधर राम मंदिर चंदा मामले में न्यायिक हिरासत में भेजे गए 8 आरोपियों को लेकर पुलिस अदालत से रिमांड की मांग करेगी। बार एसोसिएशन अध्यक्ष ने सभी अधिवक्ताओं को निर्देश दिया है कि मंदिर से जुड़े चंदे में कथित अनियमितताओं के आरोपों का सामना कर रहे आरोपियों की ओर से कोई वकील जमानत याचिका या पैरवी स्वीकार न करे। वकालत करता है तो इस संघ में सहयोग की धनराशि में 5 लाख रुपए वो प्रत्येक नाम से जमा करेगा। और आगे ये भी तय किया गया है कि ये चंपक राय, गोपाल राव और ये अनिल मिश्रा, इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए 173 सीआरपीसी की कार्यवाही की जाएगी। और ये भी तय किया गया है कि इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा और सीबीआई से जांच की मांग की जाएगी। इलाहाबाद में दोनों याचिकाएं आज तय कर ली जाएंगी। तय होंगी तो उसी के सीक्वेंस में हमारा संघ ये तय करेगा आगे क्या करना है। जरूरत पड़ी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में भी अधिवक्ता संघ अयोध्या अपने खर्चे से शरण लेगा। ये 500 रुपए की धनराशि, 5 लाख रुपए की धनराशि उन पर इसलिए की गई है कि वो एक सहयोग की धनराशि होगी और उसी के सहयोग से वकील लोग अपने मुकदमे की पैरवी करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। इस केस की जांच कर रही टीमों ने रविवार को अयोध्या में रहने वाले सभी आरोपियों के घरों पर छापेमारी की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अपनी जांच में तेजी ला रही है ताकि इस पूरे मामले से जुड़े तथ्यों का पूरी तरह खुलासा हो सके। पुलिस इस मामले के हर एक पहलू को गहराई से देख रही है जिससे सच्चाई सामने आ सके। जांच टीम ने अपनी कार्रवाई का दायरा बढ़ाते हुए अयोध्या में रहने वाले आरोपियों के घरों पर कार्रवाई की है। पुलिस की अलग अलग टीमें अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मुख्य आरोपी रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, मनीष यादव, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा के घर पहुंची। सभी ठिकानों पर पुलिस पूरी बारीकी से तलाशी ले रही है ताकि केस के जुड़े अहम सबूत जुटाए जा सके। जांच एक घर के कोने खंगाले टीम ताकि कोई भी सबूत छूटने ना पाए। कार्रवाई के दौरान स्थानीय मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस आरोपियों के परिजनों से पूछताछ कर रही है। साथ ही साथ आसपास रहने वाले लोगों से भी इन आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आरोपियों की गतिविधियां पिछले कुछ समय में कैसी थी और क्या मामले से जुड़ा कोई अहम सुराग मिल सकता है। इस मामले की गहराई से जांच कर रही टीमें सिर्फ चोरी की कड़ियों को ही नहीं जोड़ रही बल्कि आरोपियों की कमाई के जरिए का भी पता लगा रही हैं। अपराध के जरिए जो पैसा या संपत्ति जुटाई गई है उसके सोर्स को ट्रेस किया जा रहा है। आरोपियों के पास मौजूद संपत्तियां कहां से आई और उनके पास फंड कहां से आ रहा है, इसकी पूरी हिस्ट्री निकाली जा रही है। पुलिस बैंकों के खातों और देन की भी जांच कर रही है, लेन देन की जांच कर रही है ताकि यह साफ हो सके कि पैसे को कहां कहां भेजा गया, किस काम में इस्तेमाल किया गया। राम मंदिर चढ़ावे को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया है। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किए जाने की मांग दोहराई है। वहीं आपको बता दें कि रामपुर पहुंचे ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राम मंदिर चंदा विवाद को लेकर सरकार और ट्रस्ट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर निर्माण और संचालन के लिए बनाए गए ट्रस्ट में योग्य लोगों की जगह विश्वास पात्र लोगों को शामिल किया गया। शंकराचार्य ने कहा कि चंदे में कथित गड़बड़ी की जांच के लिए गठित एसआईटी पर भी सवाल है। उन्होंने कहा कि जांच शुरू होने से पहले एफआईआर दर्ज होना जरूरी है। बिना एफआईआर के एसआईटी की जांच प्रक्रिया पर उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रस्ट में विशेषज्ञों की जगह ऐसे लोगों को रखा गया है जो व्यवस्था के अंदरूनी हिस्से से जुड़े हैं। शंकराचार्य ने कहा कि राम मंदिर से जुड़ी व्यवस्था में पारदर्शिता होनी चाहिए और किसी भी तरह की अनियमितता हिंदू समाज के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि यदि चढ़ावे से जुड़े मामले में आर्थिक गड़बड़ी हुई तो जिम्मेदारी तय होना चाहिए और जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। नागरिकता और पासपोर्ट विवाद पर टिप्पणी करते हुए शंकराचार्य ने कहा कि नागरिकता को लेकर स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए और लोगों को अनिश्चितता में नहीं रखा जाना चाहिए। गौ माता को लेकर उन्होंने कहा कि यदि गाय को माता जाना जाता है तो उसे राजमाता का दर्जा देने पर भी विचार होना चाहिए। उन्होंने कहा केवल व्यक्तिगत आस्था नहीं बल्कि नीति स्तर पर भी कदम उठाए जाने चाहिए।
अरे भाई, भारत की नागरिकता के लिए कोई कागज अब नहीं चलेगा। भाजपा की सदस्यता की रसीद दिखाओ, जहाँ जाना है जाओ, भारत के नागरिक हो, बस सीधी बात है। आखिर बताओ, जब उन्होंने कहा कि ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा नागरिकता में, तो बताते तो कि ये सब नहीं चलेगा, ये चलेगा। उन्होंने बताया नहीं है। इसका मतलब है कि भाजपा की सदस्यता एकमात्र वो प्रपत्र है जिससे भारत के नागरिक आप सिद्ध होगे। अभी तक क्या हो रहा था कि जो भाजपा के पक्ष में नहीं था उसको नक्सली कहते थे, जो भाजपा के पक्ष में नहीं था उसको कांग्रेसी, सपाई, बसपाई सब कहते थे, जो नहीं रहता था उसको अर्बन नक्सल कहते थे। अब उन्होंने कह दिया ये नागरिक ही नहीं है, अब तो भाजपा ही होगा, वही भारत का नागरिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के सफल 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने रविवार को लखनऊ के जानकीपुरम स्थित प्रखर समाजवादी चिंतक एवं स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के पौत्र के आवास पर पहुंचकर उनके परिजनों से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर पंकज चौधरी ने डॉक्टर लोहिया के पौत्र पृथ्वीराज लोहिया, हर्षवर्धन लोहिया, राजवर्धन लोहिया, नारायण लोहिया, उदय प्रताप लोहिया सहित अन्य परिजनों का कुशल क्षेम जाना और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीते 12 साल में केंद्र सरकार द्वारा जन कल्याण, सुशासन, गरीब कल्याण, सामाजिक न्याय एवं राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में किए गए ऐतिहासिक कार्यों और लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमारे साथ जो पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है, विशेष जनसंपर्क अभियान, उसके तहत आज मेरा सौभाग्य है कि लोहिया जी के प्रपोटों से, उनकी बेटे से मेरी मुलाकात हुई और पूरा एक पारिवारिक बैठना हुआ, सबसे बहुत अच्छा लगा। मोदी जी देश के हित में हमेशा अपील करते हैं और मोदी जी जो भी अपील करते हैं कोविड के समय से लेकर आज तक अगर देखें तो देश की जनता कहीं ना कहीं उसको सहज स्वीकार है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रावतपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरी के अपहरण और मनांतरण से जुड़ा मामला सामने आया है। किशोरी ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि युवक अरमान ने दोस्ती के बहाने उसे अगवा कर करीब 6 दिन तक बंधक बनाकर रखा। पीड़िता का आरोप है कि इस दौरान उसे जबरन बुर्का पहनाने, कलमा पढ़वाने और गौमांस खिलाने का दबाव बनाया गया। विरोध करने पर गर्म चिमटे से दागने और मारपीट करने की भी शिकायत की गई है। किशोरी ने आरोप लगाया कि डराकर उससे कोरे कागजों पर हस्ताक्षर कराए गए और सऊदी अरब में बेचने की धमकी दी गई। किसी तरह आरोपियों के चंगुल से छूटकर किशोरी अपने परिजनों के साथ रावतपुर थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी अरमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है और अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है। कल दिनांक 27 जून को थाना रावतपुर के अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई कि एक नाबालिग लड़की को अन्य संप्रदाय के व्यक्ति द्वारा ले जाया गया और उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाला गया और भी कई आरोप लगाए गए थे। इसके संदर्भ में पीड़िता के घर वालों की तरफ से अभियोग पंजीकृत कराया गया है, थाने पर कराया गया है। इसके संदर्भ में जो मुख्य अभियुक्त था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे माननीय न्यायालय न्यायिक हिरासत के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इसके संबंध में और भी जो भी आरोप लगाए गए हैं उसके संबंध में विस्तृत जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। रात के सन्नाटे में कासगंज के सोरो थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम इलाके में सघन वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान 3 संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्हें रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों की गोलीबारी के जवाब में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई की। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में एक बदमाश विशाल कश्यप के दाहिने पैर में गोली लग गई और वह घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस टीम ने मौके से घायल विशाल समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 2 अवैध तमंचे, 3 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस बरामद किए हैं। इसके अलावा एक टीवीएस राइडर मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, जो एक दिन पहले कोतवाली कासगंज क्षेत्र से लूटी गई थी। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमृत निवासी मोहल्ला नवाब और गोविंद निवासी ग्राम गोयती सोरो के रूप में हुई है। एक्चुअली जनपद कासगंज के थाना सोरो अंतर्गत
दोपहिया रोड जो सहावर की तरफ जाती है, वहाँ पुलिस को बदमाशों के विषय में कुछ सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें स्थानीय थाना प्रभारी और एसओजी की टीम द्वारा वहाँ चेकिंग की जा रही थी। एक बाइक जिस पे 3 बदमाश सवार होकर के वहाँ जा रहे थे, जब पुलिस और एसओजी की टीम द्वारा उसको रोकने का प्रयास किया गया तो उन बदमाशों द्वारा पुलिस के ऊपर जानलेवा फायर कर दिया गया। पुलिस द्वारा स्वयं को बचाते हुए आत्म सुरक्षार्थ बदमाशों का पीछा करते हुए अरेस्ट करने की नियत से उसके ऊपर फायर जो किया गया, उसमें एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी। पूछताछ पर उसने अपना नाम विशाल कश्यप बताया है। मैनपुरी जनपद के थाना कुर्रा क्षेत्र के गांव बदनपुर निवासी संजीव कुमार ने अपनी 8 महीने की गर्भवती बेटी के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने के मामले में ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संजीव कुमार ने थाना कुर्रा में तहरीर देकर बेटी की हत्या की आशंका जताई है। उनका आरोप है कि शिकायत के करीब 10 दिन बाद भी पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। संजीव कुमार ने बताया कि उनकी बेटी गुंजन की शादी 19 अप्रैल 2024 को थाना कुर्रा क्षेत्र के गांव देवपुरा निवासी सुखदेव के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज में मोटरसाइकिल की मांग को लेकर गुंजन को परेशान किया करते थे। पीड़ित परिवार का आरोप है कि गुंजन के साथ मारपीट की जाती थी और उसे घरेलू खर्च भी नहीं दिया जाता था। बेटी की जरूरतों को पूरा करने के लिए मायके पक्ष को ही खर्च उठाना पड़ता था। संजीव कुमार ने आरोप लगाया कि सास शीतला देवी और ननंद कुसुमा भी गुंजन के साथ मारपीट करती थी। संजीव कुमार के मुताबिक 12 मई 2026 की रात करीब 8 बजे उनके दामाद सुखदेव का फोन आया। उसने बताया कि गुंजन 11 मई की रात घर से कहीं चली गई और उसे नहीं पता चला कि वह किसके साथ गई है। संजीव कुमार का कहना है कि 11 मई को उनकी और उनकी पत्नी की गुंजन से फोन पर बात हुई थी। उस समय गुंजन 8 महीने की गर्भवती थी। परिजनों का आरोप है कि गुंजन अपने पहने हुए जेवर उतार कर बेड पर रखकर गई है, जबकि उसका मंगलसूत्र और कुंडल उसकी सास ने अपने पास रख लिए हैं। परिवार को आशंका है कि ससुराल पक्ष ने गुंजन के साथ अनहोनी की है और मामले को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी लड़की की शादी हमने करी थी 2.5-3 साल पहले। वो लोग और सही परेशान कर रहे थे। अब 10-12 दिन से लड़की हमारी बिल्कुल ही लापता है। 8 महीने गर्भवती है। अब मिली नहीं रही लड़की, हर जगह ढूंढ लिया हमने। क्या नाम है आपकी बिटिया? गुंजन। कहाँ शादी की थी? देवीपुरा है, जीरमपुरा कुर्रा के पास। कितने दिन से गायब हैं अभी? अभी ये 11 तारीख से गायब हो गई लड़की। बता रहे कि भाग गई है, कुछ पता ही नहीं लग रहा है। मार दी लोगों ने, क्या है कहाँ है पता ही नहीं लगा। चीज भी सब उतरी रखी है। उन्होंने खुद अपने बयान करे लड़का ने कि चीज भी सब घर पे रखी है। और लड़का ने मीडिया वालों कुर्रा थाने में मीडिया आई थी, वहाँ पे लड़का ने खुद कहा है कि हमने उस लड़की को इतना मारा मुँह में खून डरवा लिया। और शिकायत वगैरह की आपने? शिकायत हमने कुर्रा थाने में करी थी। हमारी कोई मतलब सुनवाई नहीं हो रही है। 10 क्षेत्र पे भी कॉल करी, कोई सुनवाई नहीं हुई। संभल में करीब 100 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की 38 बीघा सरकारी जमीन को कथित रूप से निजी खातेदारों के नाम दर्ज कर बेचने का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद हुई जांच में सामने आया कि संभल मुरादाबाद हाईवे पर स्थित इस बेशकीमती जमीन का व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा था। मामला संभल तहसील क्षेत्र के गांव तख्त गोसाई का है। करीब 38 बीघा नवीन पड़ती भूमि पर सवाल उठे हैं। जांच के बाद डीडीसी कोर्ट के आदेश पर करीब 60 साल बाद खतौनी से निजी खातेदारों के नाम हटाकर जमीन को दोबारा राज्य सरकार और ग्राम सभा के नाम दर्ज कर दिया गया है। श्रावस्ती जनपद के गिलौला थाने में सोमवार को समय तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई, जब किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने एक किसान की कथित पिटाई और उसके खिलाफ धारा 151 के तहत की गई पुलिस कार्रवाई के विरोध में थाने का घेराव कर दिया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में किसान थाने के बाहर एकत्र हो गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसान नेताओं और पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी बहस भी हुई, जिससे कुछ समय के लिए माहौल काफी तनावपूर्ण बना रहा। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर थाने में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। मौके पर किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष और संगठन मंत्री समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कि मैं परिचित हो जाए। मैं रामस्वरूप वर्मा, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक से श्रावस्ती। राम राम साथियों। मेरा जो
यहाँ पर संगठन के साथ पहुंचना जो हुआ है वो थाने की एक रवैया जो ठीक नहीं लगी। हमारे किसान साथियों को दो आपस में छोटे छोटे मामले थे, उनको लेकर दोनों आपस में भिड़े हुए थे, उसको लेकर 151 किया और एक व्यक्ति को जिसका नाम है जमाल खां, और जमाल खां को इन्होंने मारने का, उसको थप्पड़ उप्पड़ मारा और बदतमीजी उसके साथ किया गया। इसलिए भारतीय किसान यूनियन का हमारे सदस्य था और हमको यहाँ तक पहुंचना हुआ। बस्ती में 4 लेन हाईवे पर सड़क मरम्मत के दौरान बड़ा हादसा हो गया। देर रात तेज रफ्तार और अनियंत्रित डीसीएम ने सड़क पर काम कर रहे मजदूरों को रौंद दिया। हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आरोप है कि कार्यस्थल पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम और चेतावनी संकेत नहीं लगाए गए थे। बस्ती के छावनी थाना क्षेत्र में गोरखपुर अयोध्या 4 लेन हाईवे पर रविवार देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बाबूराहा कट के पास राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत का कार्य चल रहा था। इसी दौरान डिवाइडर पर पैकिंग का काम कर रहे मजदूरों को एक अनियंत्रित डीसीएम ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मिर्जापुर के अहरौरा निवासी 35 वर्षीय सुजीत कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। दिनांक 29 तारीख को जनपद बस्ती के थाना छावनी के पास की ये घटना है। बबुरवा गांव है ये। यहाँ पर रात्रि 1:40 के करीब 3 मजदूर पेचिंग का काम कर रहे थे। उसी समय डीसीएम, जिसके बारे में जानकारी कर ली गई है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के क्रम में पुलिस द्वारा, तो एक डीसीएम अनियंत्रित होकर इनके पास आ गई और ये लोग घायल हो गए। तो इस टक्कर से एक व्यक्ति की डेथ हुई है, 2 लोग घायल हैं, जिनको पुलिस द्वारा परिवार से समन्वय स्थापित करते हुए हॉस्पिटलाइज कराया गया है। इनके स्वास्थ्य की देखभाल की जा रही है और इस संपूर्ण प्रकरण में नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। परिवारजनों से संपर्क स्थापित किया गया, उनके द्वारा जो तहरीर प्राप्त की गई है उस पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाए। ये कौन सा कार्य कर रहे थे रोड पे? ये एनएचएआई पर पैचिंग का कार्य हो रहा था, तो वही उसको कर रहे थे रात्रि। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।